हेलो गाइस, जय श्री राम। आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एडवांटेज ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। थोड़ा सा पहले ऑडिट प्रोग्राम के बारे में जान लेते हैं। ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है? इट्स अ रिटन एंड क्लियर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कि ऑडिट टीम के लिए उनका सीनियर पार्टनर या फिर उनके सीनियर मेंबर्स उनको बना के देते हैं। तो ऑडिट प्रोग्राम बेटा एक रिटन, डिटेल्ड और बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो कि ऑडिट टीम के लिए बनाई गई है, जिससे कि उनका वर्क प्रॉपरली प्लान रहे, प्रॉपरली मैनेज्ड रहे। इससे काम डिवाइड हो जाएगा, किसको क्या काम करना है वो पहले से पता होगा। काम अगर वेल डिफाइंड हो और वेल डिजाइंड हो तो इससे ऑडिट की इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगी। ऑडिट प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्टिव होता है बेटा कलेक्शन ऑफ सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस सो दैट ऑडिटर अपनी ओपिनियन एक रीजनेबल कंक्लूजन के बेसिस पर दे और ऑडिट ओपिनियन अप्रोप्रिएट रहे। तो इन्होंने डिफाइन किया शेडेड बॉक्स में। ऑडिट प्रोग्राम में वेरिफिकेशन स्टेप्स होते हैं, वेरिफिकेशन प्रोसीजर की पूरी सीरीज होती है जो आपको डे बाय डे डिस्क्राइब कर देती है कि फर्स्ट डे क्या करना है, लास्ट डे तक हमें क्या करना है, जिससे कि हमें ऐसे एविडेंस मिले कि हम दे पाएँ बेटा इन्फॉर्म्ड ओपिनियन। कैसी ओपिनियन दे पाएँ हम? इन्फॉर्म्ड ओपिनियन, जिससे हम दे पाएँ। इन अदर वर्ड्स ऑडिट प्रोग्राम बेटा डिटेल्ड होता है, वेल डिजाइंड होता है, वेल प्लान्ड होता है और बेटा ये रिटन में होना जरूरी है, जिससे कि बेटा आप ऑडिट प्रोसीजर गिवन सिचुएशंस में, गिवन सर्कमस्टेंसेज में लगा पाएँ और अपने को पहले से पता हो, एडवांस में प्लानिंग हो कि कौन सी टेक्निक कहाँ अडोप्ट करनी है, जिससे कि हम अपने ऑडिट ऑब्जेक्टिव को लिस्ट कॉस्ट में हासिल कर पाएँ। ऑडिट प्रोग्राम बनाते टाइम बेटा अपने को ध्यान रखना है, हर बिजनेस के लिए अलग बनेगा और आपको असिस्टेंट्स को एनकरेज करना है कि वे लोग ऑडिट प्रोग्राम को एक मिनिमम प्रोग्राम मान के चले और इसके अलावा वो ऑडिट प्रोग्राम के अलावा भी अपनी तरफ से कोशिशें जारी रखें। कुछ भी उन्हें अनयूजुअल मिले, कोई भी सिग्निफिकेंट मैटर मिले तो वो अपने सीनियर्स को रिपोर्ट करें, उनकी नॉलेज में लेकर आए। और ऑडिट प्रोग्राम को बार बार आप अपडेट करते रहें डिपेंडिंग अपॉन द नीड ऑफ द केस, नीड ऑफ द सिचुएशन। कंस्ट्रक्टिंग एन ऑडिट प्रोग्राम अब भी आज नहीं करेंगे हम, 7 पॉइंट से इसके अंदर। काफ़ी अच्छा टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑडिट प्रोग्राम का मेन पर्पज मैंने आपको बताया अभी कि इसमें हमारा मेन पर्पज होता है एविडेंस कलेक्शन, ताकि हम अप्रोप्रिएट ओपिनियन देने के लिए एक रीजनेबल कंक्लूजन पर पहुंच पाएं। ऑडिट एविडेंस में आपको पता ही है बहुत सारे तरीके हैं सबूत इकट्ठे करने के। ये सारे के सारे जो तरीके हैं बेटा आपके ऑडिट प्रोग्राम के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से वेल डिजाइंड मैनर में डाल दिए जाते हैं। इस वेल डिजाइंड मैनर में डालने की वजह से क्लाइंट के यहाँ आपको ऑडिट करने में दिक्कत कम से कम आएगी। तो आप बिना प्लानिंग के जाके बैठ जाओ किसी के यहाँ, एक आप पहले अपने माइंड में फ्रेम करके जाओ और एक जो आपने माइंड में फ्रेम किया है वो आपने लिख भी लिया और आपने अच्छे से उसको डिफाइन भी कर लिया और अपने सभी टीम मेंबर्स को भी समझा दिया कि हमें क्या करना है। तो इससे हमारे लिए एविडेंस कलेक्शन करने की जो टेक्निक्स है या प्रोसीजर्स है इनको अप्लाई करना ईजी हो जाएगा। अपने लिए एविडेंस कलेक्ट करने के लिए जो वेरियस मेथड्स हैं वो पहले से ही अपने दिमाग में चल रहे हैं, तो इसलिए वहाँ पर सिचुएशन के अकॉर्डिंग अब बस थोड़ा थोड़ा अपडेट करना बाकी रहेगा। चलिए, ये तो मैंने बेसिक्स बताया। अब आप अपना मेन टॉपिक शुरू करते हैं, जो आज का टॉपिक है एडवांटेज ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। एडवांटेज में पहला एडवांटेज क्या है बेटा? इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी। इससे ऑर्गेनाइजेशन की ऑडिट करनी गई जो टीम है, क्लाइंट की जो ऑडिट करने गई हुई टीम है बेटा, उसको क्लैरिटी आएगी, उसको सर्टेनिटी आएगी, उनको अपना रोल अच्छे से पता होगा। तो इट विल प्रोवाइड द असिस्टेंट कैरिंग आउट द ऑडिट विद द टोटल एंड द क्लियर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। इससे आपके जितने भी असिस्टेंट्स हैं, आपके जितने भी जूनियर्स हैं बेटा, उनको टोटल और क्लियर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन पता चलेगी। उनको अच्छे से पता होगा कि व्हाट वर्क दे आर एक्सपेक्टेड टू डू, उनको कौन सा काम करना है। ये बेटा मेजर ऑडिट्स के लिए बहुत ही अच्छी मानी गई है, क्योंकि आपको दे देगी टोटल पर्सपेक्टिव, यानी कि आपके दिमाग में पूरा इमेजिनेशन बन जाएगा कि आप इस पूरे ऑडिट को कैसे कंप्लीट करने वाले हैं। थर्ड, इससे बेटा आप जो काम डिवाइड करके देंगे वो ऑन द बेसिस ऑफ कैपेबिलिटी देंगे। एक तो आप क्लाइंट के यहाँ जाके बैठ जाएं सीधा और वहाँ पे लड़े झगड़े कि ये काम तू कर ले, या फिर आप वहाँ पे बिना किसी से पूछे समझे कि उनके लिए क्या सूट करेगा, आप वहाँ पे उनका रोल डिफाइन कर दें, तो अच्छा नहीं है। तो आप यहाँ पर पहले से अपने ऑर्गेनाइजेशन की ऑडिट स्टार्ट करने से पहले, जिस क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन की ऑडिट स्टार्ट करनी है उससे पहले ही अपनी ऑडिट जो फर्म है उसमें बैठ के ही पहले काम को डिवाइड कर ले ऑन द बेसिस ऑफ कैपेबिलिटी। Selection of assistant for the job on the basis of capability become easier
व्हेन द वर्क इज रैशनली प्लान्ड। अगर आपने स्टार्टिंग से ही यानी कि आपने काम को शुरू करने से पहले एक मीटिंग रखी, 2 मीटिंग रखी, 10 मीटिंग रखी और आपने अपने असिस्टेंट से पूछा कौन क्या काम करना चाहता है और इस तरीके से आपने पहले काम को रैशनली प्लान कर लिया, रैशनली डिजाइन कर लिया, डिफाइन कर लिया और काम को डिवाइड कर दिया यानी कि सेग्रीगेट कर दिया, तो ये आपने बहुत ही साइंटिफिक वे में किया है। और ये साइंटिफिक सिलेक्शन या फिर साइंटिफिक वे में जो आपने मैनेजमेंट किया है अपनी टीम का, ये आपकी टीम को बहुत अच्छी स्ट्रेंथ देगा, जिससे आपकी टीम जब ऑडिट करने जाएगी तो क्लाइंट जो है बेटा वो डरेगा कि भाई हाँ प्रोफेशनल्स की टीम आई है, बहुत अच्छी टीम आई है ऑडिट करने के लिए। तो पहला एडवांटेज हो गया टोटल एंड क्लियर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, एवरीवन क्लियरली नो हिज रोल। सेकंड, मेजर ऑडिट्स में ये आपको ओवरऑल ओवरव्यू दे देगी। थर्ड, इससे आप सारा काम ऑन द बेसिस ऑफ कैपेबिलिटी बांट के दे रहे हो, तो इससे हर कोई एम्प्लॉय खुश होकर अपना काम करेगा क्योंकि उसको अपनी पसंद का काम मिला, उसकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग मिला है। ऐसा नहीं कि उसको आता कुछ है और काम आपने उसको डिफरेंट दे दिया। फोर्थ, अगर आप बिना रिटर्न या प्री डिटरमाइंड प्रोग्राम के काम करोगे तो आपको पता चलेगा कितना जोर आएगा। किसी भी चीज़ की प्रेजेंस से ज़्यादा उसकी इंपॉर्टेंस उसकी एब्सेंस में पता चलती है। तो आपको ध्यान रखना है बेटा कि अगर आप कोई भी काम करने जा रहे हो और वो वेल डिजाइन नहीं है, वेल प्लान्ड नहीं है, तो आप वहाँ पे जाके देखोगे यार बड़ा मिसमैनेजमेंट हो गया, टाइम बहुत ज़्यादा लगा, कॉस्ट भी ज़्यादा लगी और रिजल्ट भी नहीं आया। वही अगर आप सारा काम एक रिटर्न और प्री डिटरमाइंड ऑडिट प्रोग्राम के थ्रू करोगे, उसकी एब्सेंस में नहीं उसके थ्रू करोगे, तो ओवरलुक नहीं करोगे इंपॉर्टेंट एरियाज को, आप सारे रिकॉर्ड्स को अच्छे से चेक कर पाओगे और ये जो डेंजर है ओवरलुकिंग का ये कम से कम हो जाएगा और आपकी ऑडिट बड़ी सिस्टमेटिक चलेगी। उसके बाद आ गए हम पेज नंबर 2.24 पर और अभी ये टॉपिक बस नियर एंड ही है। असिस्टेंट बेटा यहाँ पे अपना अपना सिग्नेचर पुट करेंगे कि किसने कितना काम कर लिया, किसने कौन सा काम किया, विच पर्सन वाज इन्वॉल्व इन दैट वर्क एंड व्हाट काइंड ऑफ वर्क ही हैज कंप्लीटेड। इससे बेटा पता चल जाएगा किस व्यक्ति ने लापरवाही की थी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेज में अगर हमें ये पता चल जाए कि लापरवाही किसकी थी तो सबको सजा नहीं मिलेगी एंड दस इट फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दस द असिस्टेंट बिकम रिस्पॉन्सिबल। उनको पता है कि उनको इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई है, उनका काम है, पूरी टीम को सजा नहीं मिलेगी, उनको ही सजा मिलेगी। इससे आप ट्रैक भी कर सकते हैं किस असिस्टेंट ने गलती की, उसे उसी को हम डांटेंगे, उसी का स्टाइपेंड रोकेंगे या उसी की सैलरी रोकेंगे या जो भी उसके ऊपर एक्शन लेना है लेंगे। इससे बाकी निर्दोष जो एम्प्लॉइज है उनके ऊपर कोई भी सजा नहीं आएगी और इससे हर कोई अपना अपना काम वैसे भी तरीके से और बढ़िया तरीके से करेगा। प्रिंसिपल बेटा बड़ी आसानी से कंट्रोल कर सकता है अब तो काम को, क्यों? क्योंकि उसने सबको काम डिफाइंड करके दिया है। ऐसा तो है नहीं मिलके करो, नहीं मिलके करना है लेकिन अपना अपना काम करते हुए फिर मिलजुल के रहना है, ठीक है ना। तो अपना अपना काम करते हुए मिलजुल के रहने से वेल डिजाइन वर्क है। आप देख सकते हो कि किस असिस्टेंट ने अब तक कितना काम कर लिया और कितना करना चाहिए था, जिस काम के लिए उसको डेप्यूट किया गया था यानी कि भेजा गया था जिस जॉब के लिए, क्या उसने वो जॉब जितनी अब तक हो जानी चाहिए थी उतनी की है या पीछे चल रहा है। तो आप उसको टाइमली गाइड कर सकते हैं। ये गाइड बनेगी फॉर द ऑडिट ऑफ सक्सीडिंग ईयर्स, यानी कि ये जो आपने ऑडिट प्रोग्राम बना के दिया है ये अगले सालों में भी आपको गाइड करेगा कि यार पिछले साल हमने काम कैसे किया था। अगले सालों में अपने को बहुत ही अच्छी गाइडेंस देगा कि पिछले साल हमने इस काम को ऐसे हैंडल किया था और ये एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड बनेगा, परमानेंट रिकॉर्ड बनेगा जो कि आपको आने वाली ऑडिट्स के दौरान गाइड करेगा। आपका एक ऑडिट एविडेंस बनेगा, आपके प्रूफ बनेगा कि आपने ऑडिट वेल डिजाइंड मैनर में की थी, प्लानिंग से की थी और आपने एक प्रोफेशनल के भांति ऑडिट की थी। लास्ट एडवांटेज है अगर आप प्रॉपरली ड्रॉ करेंगे एक रिटर्न डिटेल्ड ऑडिट प्रोग्राम तो ये एक सबूत होगा। अगर आपके ऊपर कल को केस हो जाता है, ऑडिटर पे केस जो होता है उसे चार्ज ऑफ नेग्लिजेंस का नाम दिया इन्होंने। चार्ज ऑफ नेग्लिजेंस क्या होता है कि ऑडिटर लापरवाही से ऑडिट कर रहा था, अगर ये अगेंस्ट ऑडिटर आता है केस तो ऑडिटर कहेगा भाई ये देखो प्रूफ, हमने तो सारा काम वेल डिजाइन किया, अब यार टेस्ट चेकिंग में सब कुछ तो ढूंढ नहीं सकते, जो हमारा रोल है वो हमने अच्छे से किया है, हमने क्वालिटी को कंसीडर किया है, SQC 1 फॉलो किया है, हमने SA 300 फॉलो किया है, हमने रेलिवेंट ऐसे सारे फॉलो किए हैं। इट मे बी कंसिडरेबल वैल्यू इन एस्टैब्लिशिंग दैट ऑडिटर हैज एक्सरसाइज द रीजनेबल स्किल एंड केयर एंड इट विल प्रूव कि ऑडिटर ने स्केप्टिसिज्म को फॉलो किया, प्रोफेशनलिज्म के नियमों को फॉलो किया और इस तरीके से एक ऑडिटर जो है बेटा उसको बहुत सारे एडवांटेज मिल जाएंगे।
तो एक बार दोबारा देखिए कौन कौन से एडवांटेज है। ऐसे तो लाखों एडवांटेज है एक रिटर्न और डिटेल ऑडिट प्रोग्राम के। पहला एडवांटेज है टोटल एंड क्लियर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, क्लैरिटी बहुत जरूरी है काम में। सेकंड, मेजर ऑडिट्स में ये आपको ओवरऑल व्यू यानी कि टोटल पर्सपेक्टिव दे देगा। ये आपको बेटा सिलेक्शन करने में हेल्प करेगा ऑन द बेसिस ऑफ कैपेबिलिटी, और इस तरीके से आपकी ऑडिट रैशनली प्लान्ड होगी और वर्क सेग्रीगेट होगा रैशनली। और इसके बिना बेटा इग्नोर हो जाएंगे, ओवरलुक हो जाएंगे एरिया, और इसको बनाने से ओवरलुक नहीं होंगे इंपॉर्टेंट एरियाज, और पूरी ऑडिट सिस्टमेटिक और क्वालिटी के साथ चलेगी। पांचवा एडवांटेज फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। छठा एडवांटेज प्रिंसिपल कैन कंट्रोल द प्रोग्रेस ऑफ द वर्क एट एनी टाइम। सेवंथ एडवांटेज इट एक्ट एज अ गाइड, एंड द नेक्स्ट एडवांटेज इट help in proving that the auditor completed his work with the necessary skills and the care. Jai Shri Ram.